विद्यार्थियों नमस्कार, मैं रमन कुमार आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12वीं का इतिहास का अध्याय 13। तो अध्याय 13 का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन का भारत की स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा। तो राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार से हुए, कौन कौन से आंदोलन चलाए गए, तो इस वीडियो में यह जानेंगे। आपको यदि नोट्स बनाना है तो अपनी पुस्तक निकालिए, उसमें से यह उत्तर लिए गए हैं, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। अपनी पुस्तक को पढ़ें। तो पहला मैं प्रश्न लेता हूं। तो पहला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी की क्या भूमिका रही। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी ने क्या भूमिका निभाई, या स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही, या अथवा में महात्मा गांधी जी की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका का वर्णन कीजिए। मतलब महात्मा गांधी और स्वतंत्रता आंदोलन, तो इनमें महात्मा गांधी जी का क्या सहयोग रहा, क्या योगदान रहा, तो क्या भूमिका रही, तो आइए जानते हैं। तो इसमें से हम 4 अंक के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो इसमें से 4 और 2 अंक के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो पहली भूमिका क्या रही, तो 4 अंक में पहला बिंदु, स्वतंत्रता आंदोलन के सभी नेताओं में महात्मा गांधी जी सबसे अधिक प्रभावशाली और सम्मानित नेता थे। दूसरा था कि महात्मा गांधी जी ने भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र का बारीकी से अध्ययन करके स्वयं को जनता के साथ जोड़ा। तीसरा था गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभर कर सामने आए जिनके मन में गरीबों के प्रति सहानुभूति थी। और चौथा है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो गांधी जी का क्या योगदान रहा स्वतंत्रता आंदोलन में, तो पहला तो यह था कि वह सभी नेताओं में सबसे अधिक प्रभावशाली और सम्मानित नेता थे। दूसरा यह था कि उन्होंने भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र की गहराई से अध्ययन करके जनता को स्वयं से जोड़ा था, यानी स्वयं को जनता से जोड़ा था। तीसरा यह है कि वह ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिनके मन में गरीबी के प्रति सहानुभूति थी। तो गांधी जी के मन में गरीबों के प्रति सहानुभूति थी और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर विद्यार्थियों अगला प्रश्न आता है कि असहयोग आंदोलन एक तरह से प्रतिरोध किन कारणों से बन गया। मतलब असहयोग आंदोलन जब चलाया गया तो वह प्रतिरोध किन कारणों से बन गया, यानी असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसा था। मतलब यह है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रकार का प्रतिरोध किया गया। तो उत्तर आता है असहयोग आंदोलन के दौरान प्रतिरोध मानने के महत्वपूर्ण कारण हैं। तो क्या प्रतिरोध था, तो प्रतिरोध मानने कारण पहला कारण आता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो रूलेट एक्ट जो कानून बनाया था उसको वापस किए जाने के लिए लोगों में आक्रोश बढ़ गया। तो पहला प्रतिरोध यही था कि कानून को वापस लिया जाए, रूलेट एक्ट जो कानून था उसको वापस लिए जाए, तो इसके कारण लोगों में आक्रोश बढ़ गया था। दूसरा था कि राष्ट्रीय नेता उन अंग्रेज अधिकारियों को कठोर सजा दिलाना चाहते थे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार थे। तो राष्ट्रीय नेता, दूसरा प्रतिरोध ये था कि जो राष्ट्रीय नेता थे, महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रीय नेता थे, वो उन अंग्रेज अधिकारियों को सजा दिलाना चाहते थे जिन्होंने जलियांवाला बाग में हत्याकांड किया था। तीसरा असहयोग आंदोलन के द्वारा खिलाफत आंदोलन का असहयोग करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध करना था। और चौथा असहयोग आंदोलन द्वारा लोगों ने सरकारी नौकरियां, उपाधियां, अदालतों और सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया था। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन एक प्रतिरोध आंदोलन बन गया था। फिर अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने खुद को आम लोगों के जैसा दिखाने के लिए क्या कार्य किए। मतलब महात्मा गांधी ने खुद को आम जनता, गरीब जनता के जैसा दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया था, यानी वो इस तरह क्यों बन जाना चाहते थे। वो इसलिए क्योंकि यदि आम जनता के साथ रहना है तो उनके जैसा दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आम लोगों के जैसा दिखने के लिए उन्होंने कौन सा कार्य किया।
अथवा में ले सकते हैं कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला। तो विद्यार्थी उत्तर आता है कि महात्मा गांधी के आंदोलन में हजारों की संख्या में किसान, श्रमिक, कारीगरों ने भाग लिया और इस कारण महात्मा गांधी जी ने स्वयं को सामान्य लोगों के जैसा दिखाने के लिए उनकी ही तरह कपड़े पहनने शुरू कर दिए, उनकी तरह ही रहने लगे और उनकी भाषा भी बोलने लगे। तो इस तरह से कपड़े पहनने लगे, उनकी तरह रहने लगे, उनकी तरह भाषा बोलने लगे, इसलिए ताकि सामान्य लोगों का उनसे जुड़ाव हो जाए। और महात्मा गांधी जी अन्य नेताओं की तरह सामान्य जन समूह से अलग खड़े नहीं होते थे, बल्कि वह भी उनके बीच में खड़े होकर उनके साथ गहरा संबंध बना लेते थे। तो वे आम लोगों के बीच एक साधारण धोती पहनकर जाते थे और प्रत्येक दिन चरखा चलाते थे। उन्होंने अन्य राष्ट्रवादियों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को बदल डाला। फिर अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है कि किसान महात्मा गांधी को किस तरह से देखते थे। मतलब किसान लोग महात्मा गांधी को किस रूप में देखते थे, यानी गांधी जी के बारे में किस प्रकार की अफवाहें फैल रही थी। तो किसान लोग महात्मा गांधी को अपना नेता मानते थे, तो उनके बारे में वह क्या सोचते थे, उनके बारे में किस प्रकार की अफवाहें थी या उनको क्या मानने लगे। तो गांधी जी जहाँ भी जाते थे वहीं पर उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैल रही थी। कुछ स्थानों पर यह कहा गया कि वे किसानों के दुखों में सुधार करने के लिए राजा ने उनको भेजा है, यानी महात्मा गांधी को किसानों के दुखों में सुधार करने के लिए राजा ने भेजा है तथा उनके पास सभी अधिकारियों के आदेशों को स्वीकार करने की शक्ति है। मतलब उनके पास ऐसी शक्ति है कि सभी अधिकारी उनके आदेशों को स्वीकार करने लगेंगे। कुछ स्थानों पर यह कहा गया कि महात्मा गांधी जी के आने से अंग्रेज शासक भाग जाएंगे। इस प्रकार किसानों के लिए गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में थे जो अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्त करने वाले हैं। लोग उन्हें गांधी बाबा, गांधी महाराज और महात्मा जैसे नामों से जानते थे। फिर अगला प्रश्न आता है, तो अगला प्रश्न है नमक कानून स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया। तो नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था, अथवा में गांधी जी ने औपनिवेशिक शासन के विरोध के लिए नमक को प्रतीक के रूप में क्यों चुना। मतलब नमक कानून स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था, क्यों बन गया था, या औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक का मतलब है जिन्होंने भारत पर अधिकार कर लिया, तो ऐसे शासन के विरोध के लिए नमक को उन्होंने प्रतीक के रूप में क्यों चुना। तो नमक को, भारत को आज़ाद कराने के लिए नमक को प्रतीक के रूप में क्यों चुना, इसके कारण बताइए। तो पहला कारण है नमक कानून के अनुसार नमक के उत्पादन बिक्री पर राज्य का ही एक ही अधिकार होता है। मतलब नमक कानून ऐसा कानून था कि नमक के उत्पादन बिक्री पर सिर्फ राज्य का ही एकाधिकार था। दूसरा, भारतीयों के द्वारा नमक बनाने पर रोक लगा दी गई थी, जिसके कारण उनको दुकानों से अधिक दामों में नमक खरीदना पड़ता था। तो दूसरा इसलिए चुना था नमक को क्योंकि नमक पर बनाने पर रोक लग गई, जिसके कारण दुकानों पर महंगे दामों में नमक मिल रहा था, यानी नमक अधिक दामों में बिक रहा था। और तीसरा, नमक पर राज्य का अधिकार होने से लोगों में असंतोष फैल गया, इसलिए यह महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। और चौथा, अधिकांश भारतीयों को गांधी जी इस चुनौती का महत्व समझा रहे थे, इस कारण नमक एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था। इसके कारण स्वतंत्रता संग्राम शुरुआत हो गया। फिर अगला प्रश्न आते हैं, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है। मतलब अखबारों का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा, समाचार पत्रों से राष्ट्रीय आंदोलनों की जानकारी के लिए क्या सहायता मिलती है। मतलब राष्ट्रीय आंदोलनों की जानकारी के लिए समाचार पत्र क्यों महत्वपूर्ण बन गए, या निम्नलिखित इसके कारण क्या है कि यह साधन महत्वपूर्ण थे। तो ये साधन क्यों महत्वपूर्ण थे, इसका प्रमुख कारण निम्नलिखित है। तो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए ये समाचार पत्र इसलिए महत्वपूर्ण बन गए। पहला कारण, समाचार पत्रों से राष्ट्रीय
आंदोलन के नेताओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो पहली, नेताओं के विषय में इनसे महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। दूसरा, इन राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान समाचार पत्रों से सरकार के दृष्टिकोण के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। मतलब नेताओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी, सरकार के दृष्टिकोण यानी सरकार की क्या सोच रही थी भारतीयों के प्रति, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और तीसरा, महात्मा गांधी जी के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, उनके राष्ट्रीय आंदोलनों की अवधारणा के रूप में के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती। तो महात्मा गांधी और उनकी आंदोलन के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और चौथा, समाचार पत्रों से स्वतंत्र आंदोलन की जो घटनाएं घटी हैं, ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी बहुत प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं। फिर अगला प्रश्न है, चरखे को राष्ट्रवाद के रूप में क्यों चुना गया? तो चरखे को राष्ट्रवाद के रूप में क्यों चुना गया? तो चरखा का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा, यानी चरखे के साथ महात्मा गांधी व भारतीय राष्ट्रवाद की पहचान कैसे बन गए? तो जो चरखा था वह राष्ट्रवाद का प्रतीक कैसे बना? महात्मा गांधी चरखे को मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखते थे। वे प्रतिदिन अपना कुछ समय चरखा चलाने में ही बिताते थे, क्योंकि उनका विचार था कि चरखा गरीबी को पूर्ण आमदनी प्राप्त करा सकता था। इसलिए उन्होंने चरखा को चुना। तो चरखा, उनका यह मानना था कि चरखा गरीबों को पूर्ण आमदनी प्राप्त करा सकता था और उन्हें स्वावलंबी बना सकता था। उन्होंने अन्य राष्ट्रवादियों को भी चरखा चलाने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। फिर अगला प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, कब किया? तो इतिहासकार चंद्रन देव नेशन ने महात्मा गांधी पर क्या टिप्पणी की थी? तो इतिहासकार चंद्रन देव नेशन ने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका ने ही महात्मा गांधी जी को महात्मा बनाया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार गांधी जी ने अहिंसात्मक विरोध की तकनीकी सत्याग्रह का प्रयोग किया और उसमें सफल रहे और उन्होंने जातीय भेदभाव की भी चेतावनी दी। तो बच्चों, आज यह वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।